वेलकम टू MTS चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर नंबर 17, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पिछली क्लास में हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया था, पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया था। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं नया चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down nutrients molecules like glucose and to derive energy for performing various activities। मतलब कि जैसे हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होता है कि वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइड टू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज आउट। मतलब ये होता है कि जितना भी ऑर्गेनिजम्स है उसको रेस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल गैस होता है उसको बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन। और ये जो प्रक्रिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है और ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम ब्रीथिंग कहें या फिर रेस्पायरेशन कहें। रेस्पायरेशन भी कहा जाता है और ब्रीथिंग भी कहा जाता है। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, you can feel the chest moving up and down. You have know that it is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organs and the mechanisms of breathing are described in the following sections of this chapter. मतलब ये है कि आप जैसे रेस्पायरेशन को आप अनुभव करने के लिए आप अपने हाथ को अपने छाती पे रखिए, तो आपको पता लगेगा कि आपका छाती अप डाउन हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि आप रेस्पायरेशन कर रहे हैं या ब्रीथिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है। देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन फेफड़ा या फिर लंग्स कह सकते हैं। लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, और बहुत सारे एनिमल में ये वेरीज करता है। किसी में रेस्पिरेटल ट्रेकिया होता है जो वो अपने ट्रेकिया से ही खुद रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो देखिए हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। Mechanisms of breathing vary among different types of animals depending mainly on their habitats and level of organization. Lower vertebrates like sponge, ciliates, flatworm, etc. exchange oxygen with carbon dioxide by simple diffusion on the over their entire body surface। मतलब ये होता है कि वेरी करता है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस, हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। जैसे अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में जैसे स्पॉन्ज हो गया, सिलिंट्रेट, फ्लैटवर्म, ये सब में क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूटिलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। ठीक है, ये उसके बड़ी सरफेस से भी होता है। अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल कॉल्ड ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर एयर विद इन द बॉडी साइकिल। ठीक है, और जैसे हम बात करें अगर अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म अपने क्यूस्ट मोटिकल द्वारा रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, और बाकी इंसेक्ट की बात करें तो वहाँ ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, ट्रेकियल ट्यूब्स पाया जाता है जो एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कास whereas vascularized bags called lungs are used by the terrestrial forms for the exchange of gases। मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल, जैसे हम मोलस्का और आर्थ्रोपोडा की बात करें तो वहाँ गिल्स पाया जाता है उसमें, और गिल्स के थ्रू ये क्या करता है कि रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, और हम जैसे वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें लंग्स पाया जाता है और लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, among vertebrates, fishes use gills, whereas reptiles, birds, and mammals respire through lungs. Amphibians like frog can respire through their moist skin. Also, mammals have a well-developed respiratory system। मतलब ये होता है कि जैसे फिशेस में हो गया, फिशेस में लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता है, और मेमेलियन में जैसे हम मेमल की बात करें तो जैसे ह्यूमन हो गया। ठीक है, तो इसमें जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है वो लंग्स के द्वारा होती है। और बात करें अगर कुछ एम्फीबियन की, जैसे फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में दोनों प्रकार का पाया जाता है, जैसे मॉइस्ट स्किन यानी कि स्किन के द्वारा भी वो रेस्पायर कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपन आउट अबव द अपर लिप्स
It leads to a nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into the nasopharynx, which is portion of the pharynx, the common passage for food and air. मतलब ये होता है कि अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो खुलता है वो सबसे पहले हमारे नोज से खुलता है, नोस्ट्रिल के थ्रू वो खुलता है, ठीक है। फिर वहाँ से एक रास्ता होता है जो फेरिंक्स नेजोफेरिंक्स से होता हुआ जाता है, फिर वो फेरिंक्स में खुलता है, ठीक है, जिससे वो सिर्फ एयर का पासेज होता है, ठीक। नेजोफेरिंक्स ओपन्स थ्रू द ग्लोटिस ऑफ द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। फिर जो होता है कि नेजोफेरिंक्स जो होता है वो ग्लोटिस क्या होता है, ट्रेकिया का जो ऊपरी भाग होता है वो ग्लोटिस कहलाते हैं, ठीक है। और ग्लोटिस को जो कवर करके रखता है उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस का मुख्य फंक्शन ये होता है कि वो साउंड प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो नेजोफेरिंक्स आपके ट्रेकिया में खुलता है। लैरिंक्स इज़ अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस बॉक्स क्या होता है, लैरिंक्स कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो साउंड प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, तो हम उसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग सोलिंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस, ठीक है। मतलब ये होता है कि लैरिंक्स जहाँ वो जो ग्लोटिस होता है, जहाँ ग्लोटिस होता है उसको कवर करने के लिए एपिग्लोटिस होता है। जब आप भोजन को निगलते हैं तो एपिग्लोटिस आपके ग्लोटिस को बंद कर देता है, जिससे खाना आपके ट्रेकिया में ना जाकर के ओएसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। देखिए एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स, ठीक है। ट्रेकिया is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebrae into a right and left primary bronchi। क्या होता है कि आपका जो ट्रेकिया होता है, व्हाट इज ट्रेकिया, ट्रेकिया इज अ ऑर्गन विच इज़ हेल्पफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपका जो ट्रेकिया होता है वो ट्रेकिया फिफ्थ वर्टिब्री, यानी कि आपका जो वर्टिब्री है उसमें 27 वर्टिब्री पाया जाता है। तो जो आपका ऊपर से जो फिफ्थ थोरेसिक कैविटी मतलब जो फिफ्थ वर्टिब्री है वहाँ पे आपका जो ट्रेकिया है वहाँ दो जगह पे डिवाइड हो जाता है, हम जिसको कहते हैं ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रेकिया और नीचे आकर के वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटिव डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। मतलब ये होता है कि जैसे आप एक दरख्त ले लें, दरख्त को अगर सबसे नीचे से पकड़ें तो नीचे एक स्टीम होता है, फिर स्टीम को अगर ऊपर जाएंगे तो फिर उसमें शाख निकली होती है। बस इसी प्रकार से हमारा जो ब्रोंकाई होता है वो रिपीटिव डिवीजन में आता है, फिर वहाँ से सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई होता है, फिर लास्ट में जाकर के ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। द ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या होता है कि आपका जो ट्रेकिया होता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ये क्या होता है कि और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। मतलब ये होता है कि आपका जो ब्रोंकिया जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी वो रिंग्स के थ्रू वो कंप्लीट होता है, ठीक है। Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag called bag-like structure called alveoli। अब ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी जो ब्रोंकाई है वो जिसका वो एंडिंग पॉइंट होता है, उसके एंडिंग पॉइंट में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम अलवेलाई कहते हैं, ठीक है। और यहीं से आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड अलवेलाई कंप्राइजेज द लंग्स। मतलब और जो ये ब्रांच होता है, अलवेलाई का ब्रांच होता है, ब्रोंकाई का ब्रांच और ब्रोंक्यूल्स और अलवेलाई ये सब मिलकर के लंग्स का फॉर्मेशन करता है। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा with pleural fluid between them. It reduces the friction of the lungs surface। याद रखिए कि जो हमारा लंग्स है, ये तो लंग्स पहले तो दो लंग्स होता है हमारे इसमें, ठीक है। और लंग्स का जो कवर करने का कवरिंग होता है उसमें दो कवर होता है, एक दो कवर होता है, एक आउटर कवर होता है, इनर कवर होता है। जो आउटर कवर होता है हम उसको कहते हैं आउटर प्लूरा और जो इनर होता है हम उसको इनर प्लूरा कहते हैं। और आउटर और इनर लेयर के बीच एक फ्लूइड भराता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये प्लूरल फ्लूइड करता क्या है कि जब लंग्स रेस्पायर करता है, यानी कि लंग्स में जब एयर आता है तो वो फूल जाता है, फिर लंग्स से जब फिर एयर बाहर जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो तो यहाँ क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज विथ कॉन्टैक्ट टू द थोरेसिक कैविटी। क्या होता है कि जो आपका जो देखिए यहाँ पहले डायग्राम को देख लेते हैं।
सबसे पहले यहाँ देखिए आप ईपीग्लोटिस दिया हुआ है। ईपीग्लोटिस क्या होता है कि ईपीग्लोटिस जो ट्रेकिया का सबसे ऊपरी भाग होता है वो ईपीग्लोटिस होता है, ठीक है। उसके बाद लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेकिया, इससे एयर अंदर और बाहर जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आएंगे तो देखिए ये जो ट्रेकिया है वो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है एक, और इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई फिर अंदर जाकर के फिर रिपीटिव डिवीजन में होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर इसी तरह वो डिवाइड होता रहता है, ठीक है। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अल्वेलाई दिया हुआ है। उसके बाद प्लूरल फ्लूइड, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दिया हुआ है, ठीक है। ये डायफ्राम है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिससे प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज़ करता है, ठीक है। और इसी के थ्रू रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लंग्स, कट, एंड ऑफ रिब्स, ठीक है। The part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conductive part, whereas the alveoli and their ducts from the respiratory of exchange part of the respiratory system. मतलब ये होता है कि जैसे आपका नज़ल यानी कि नोस्ट्रिल से जहाँ तक ऑक्सीजन, जहाँ तक आपका एयर जहाँ तक जाता है, जहाँ तक मतलब वो डिफ्यूज़ नहीं होता है, वहाँ तक हम उसको कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। फिर जहाँ से डिफ्यूज़ होता है उससे आगे फिर हम उसको कंडक्टिंग पार्ट तो पहले हो गया, ठीक है। उसको रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द alveoli, क्लियर्स इट, फॉर्म्स फॉरेन पार्टिकल्स, humidified एंड आल्सो ब्रिंग्स टू एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट is the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and atmospheric air, ठीक है। फिर कंडक्टिंग पार्ट से जो ही ख़त्म होता है तो फिर वहाँ से उसको यानी कि रेस्पिरेटरी पार्ट शुरू होता है, ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज़ एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। मतलब ये होता है कि आपका जो लंग्स है वो थोरेसिक चैम्बर में सेटअप होता है, जिसको हम एयर टाइट चैम्बर भी कहते हैं। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, and laterally by the ribs, and on the lower side of the dome-shaped diaphragm. मतलब ये होता है कि जैसे आपका लंग्स है, ठीक है। लंग्स को अगर हम पीछे यानी कि पीठ की तरफ से देखें तो यानी कि हम जो पीठ वाला पोर्शन होता है हम उसको डोर्सल कहते हैं, और जो आगे वाला पोर्शन होता है जिसको हम छाती कहते हैं ये स्टर्नम होता है, ठीक है। और लेफ्ट और राइट आपका स्टर्नम होता है और नीचे डायफ्राम होता है, ठीक है। इसी के बीच में आपका लंग्स स्टेब्लिश होता है, ठीक है। द एनाटोमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इज इन थोरेक्स इज सच दैट any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. क्या होता है? मतलब ये होता है कि आपका जो ये सेटअप है, आपका जो लंग्स उसका सेटअप है वो होता ये है कि जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका एयर, एटमॉस्फेरिक एयर वो अंदर आता है। फिर डायग्राम जब रिलैक्स होता है तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सेल द्वारा बाहर किया गया, फिर उसको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग सेटअप, ठीक है, steps: breathing or pulmonary ventilation, by the which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide reach alveoli in and released out. Diffusion of gas, oxygen, carbon dioxide across the alveolar membrane. Transport of gases by the blood. Diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissues, and utilization of oxygen by the cells for catabolic reaction and resultant release of carbon dioxide. Cellular respiration as dealt in the chapter 14 respiration. मतलब ये होता है कि इसमें जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कुल 5 प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपका सबसे पहले ऑक्सीजन एयर या ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ आता है? आपके लंग्स में आता है, ठीक है। वो पहला प्रोसेस हो गया। लंग्स में आने के बाद फिर आपका लंग्स का जो आखिरी सिरा है जिसको हम अल्वेलाई कहते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया। और तीसरा प्रोसेस क्या हुआ कि जब आप ऑक्सीजन को ब्लड में दिए तो फिर ब्लड से ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो तीसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा प्रोसेस होने के बाद फिर जो चौथा प्रोसेस है ऑक्सीजन सेल लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो वहाँ ऑक्सीजन को लिया और उसको यूटिलाइज़ किया तो ये फोर्थ प्रोसेस हो गया। और फिफ्थ प्रोसेस में क्या होता है कि जो सेल द्वारा जो कैटाबोलिक यानी कि जो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाया गया फिर उसको बाहर छोड़ा जाता है
तो वो 5वां प्रोसेस हो गया। तो रेस्पिरेशन में कुल 5 प्रोसेस होता है, तो ये आपको ये 5 प्रोसेस याद रखना है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में बात करेंगे।